A fit and healthy body. This is the best fashion statement or best fashion status that I can carry for myself nowadays. ये पंक्तियाँ दोस्तों मेरी नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के किसी बहुत अच्छे फ़िलोसफ़र की हैं और मैं तो इन बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और हो सकता है कि आप भी इन बातों से पूरी तरीके से सहमत हों, क्योंकि आज की हमारी इस भागती दौड़ती भरी लाइफ में, बिज़ी लाइफस्टाइल में हमारी सेहत, हमारी हेल्थ अगर ख़राब है, हम फिज़िकली मेंटली फ़िट नहीं हैं, तो हम ज़ाहिर सी बात है आउटडेटेड है, फैशन में नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और आग की तरह फैलती जा रही बीमारी के बारे में, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। वो इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों की हो सकती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअली फिट है, एक्टिव हैं, तो ही वो अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे, बच्चा पैदा कर पाएंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से स्पेंड कर पाएंगे। मगर दोनों पार्टनर में से अगर एक भी फिज़िकली या सेक्सुअली फिट नहीं है तो उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होगी और वो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आज की अपने इस इनफर्टिलिटी सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। और जब भी कभी मान लो यंग कपल्स की शादी को 5 साल 8 साल हो चुकी हैं और उनका परिवार आगे नहीं बढ़ा है, बच्चा पैदा नहीं हो पाया है, तो जो फैमिली के दूसरे लोग हैं वो ज़्यादातर फीमेल को ही शक की निगाह से ऐसे देखते हैं और मेंटली फिज़िकली उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, हमारा बच्चा तो पूरी तरीके से फिट है, हेल्दी है। लेकिन अगर मेल इनफर्टाइल है, मेल पार्टनर जो है वो फिज़िकली सेक्सुअली फिट नहीं है और फीमेल अगर पूरी तरीके से ठीक है, तो कभी भी उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज की तारीख में करीबन 100 पुरुषों में से 20 पुरुष ऐसे हैं जो अपनी इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीज़न हैं वो सारे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या क्या काम है, उनकी क्या क्या एक्टिविटी हैं, क्योंकि अगर आप उनकी कार्यशैली समझ गए तो रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी के वो आप आराम से समझ सकते हैं। तो मेल सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो जनरली 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले स्क्रोटम, फिर टेस्टिस, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब, फिर एपिडाइमिस, फिर सेमिनिकल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर वेस डिफरेंस। दोस्तों ये जो 7 बॉडी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं मेल के अंदर, इनका काम क्या क्या है ये अभी देखते हैं। सबसे पहले आता स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैलीनुमा संरचना जो पुरुषों में पैरों के बीच होती है और इस स्क्रोटम को के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एक स्क्रोटल सैक जिसको बोला जाता है। टेस्टिस के अंदर 2 ट्यूब्स होती हैं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब और एपिडेमिस ट्यूब बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर हमको पता है कि भाई स्पर्म फॉर्मेशन होती है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब है वहाँ पे फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है। और जब एक बार स्पर्म हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब में बन जाता है, फॉर्मेशन उसकी हो जाती है, तो वो अभी वहाँ पे इमेच्योर स्टेट में है। वो मैच्योरिटी के लिए 2 या 3 दिन अपना एपिडाइमिस में बिताता है और जब वो स्पर्म वहाँ पे मैच्योर हो जाता है तो जब हम फिज़िकल रिलेशन के दौरान जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो वैस डिफरेंस की ट्यूब से फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में एंट्री होती है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सीमेन होता है, सीमेन एक तरीके का वाइट फ्लूइड होता है और स्पर्म उसके अंदर आपने देखा होगा कई भी होगा फोटो में, जो एक उसकी हेड होता है और एक टेल होती है, जो स्पर्म धीरे धीरे ट्रेवल करके हमारे बॉडी, हमारे पेनिस से फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर वेजाइना में एंटर होता है और उसके एग से जाके मीट करता है, एग के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जो बच्चा है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो वाइट फ्लूइड है
उसमें वो वाइट फ्लूइड की ज़रूरत क्या होती है हमारे सीमेन को, वो उसको हमारे स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और वो मटेरियल मीडियम जो है हमारी सेमिनिकल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों से कंट्रीब्यूट होता है। और ये जो मटेरियल मीडियम है, इसमें सेमिनिकल वेसिकल जो बॉडी ऑर्गन है वो हमारे स्पर्म को फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। फ्रुक्टोज हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, वो हेल्दी रहे, वो फर्टाइल रहे और वो एक्टिव रहे। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारे स्पर्म को सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है। सिट्रिक एसिड दोस्तों हमारे स्पर्म को स्पीड प्रोवाइड करता है कि फाइनली हमारे स्पर्म को जहाँ पे जाना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है फीमेल सेक्स ऑर्गन के एग में, वो वहाँ पे स्पीडली ट्रेवल कर सके। तो ये सारी जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के जो बॉडी एक्टिविटीज़ थी, अब हम एक एक करके देखते हैं कि भाई जो सेक्सुअल मेल इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम है, कारण है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो बेसिक कारण है स्क्रोटम ब्लॉकेजेस का। अगर हमारे स्क्रोटम की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर उसकी नस नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं, और सिर्फ यहाँ पे स्क्रोटम की ही बात नहीं हो रही है दोस्तों, हमारा पूरे बॉडी ऑर्गन में जब भी कभी भी हम बीमार होते हैं या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट बीमार होता है, उसका मेन और एकमात्र कारण ही यही होता है कि वहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उनमें रुकावट आ रही है, उनका ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मेल इनफर्टिलिटी से शिकार जो आदमी है उनको ये देखना चाहिए कि उनके स्क्रोटम की हेल्थ ठीक है या नहीं, उनकी ब्लॉकेजेस क्लियर हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न है वो टेस्टिकुलर डिफेक्ट। टेस्टिकुलर डिफेक्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जब एक मेल चाइल्ड जब बिफोर बर्थ वो जब माँ के एब्डोमेन में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो जो मेल चाइल्ड के जो टेस्टिस होते हैं वो उसके एब्डोमेन कैविटी में होते हैं, और जब वो डिलीवरी हो जाती हैं तो वो दोनों टेस्टिस नेचुरली उसके स्क्रोटल सैक में आ जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी बर्थ डिफेक्ट की वजह से, तो वो जो डिफेक्ट उसको हम टेस्टिकुलर डिफेक्ट मेडिकली साइंस में बोलते हैं, और उस डिफेक्ट की वजह से भी अक्सर पुरुषों में नपुंसक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बांझपन की प्रॉब्लम का समस्या होती है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ कि ये जो लोग जो पुरुष टेस्टिकुलर डिफेक्ट से पीड़ित हैं उनमें भी मतलब ये लगा लीजिए 10 में से 2 आदमी ऐसे होंगे जो इस डिफेक्ट के साथ भी अपने परिवार को आगे बढ़ा पाते हैं, बच्चा पैदा करने में पूरी तरीके से समर्थ होते हैं। तो ये टेस्टिकुलर डिफेक्ट इतना कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं है। और अगर आप मान लो इस डिफेक्ट से पीड़ित भी हैं, तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको इस डिफेक्ट के बारे में पता लग जाता है आपकी चाइल्डहुड एज में ही, तो उसी टाइम पे आप ऑपरेशन के ज़रिए उस टेस्टिस को अपना एब्डोमेन कैविटी से बाहर करवा लीजिए। या फिर हो सके तो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना, मान लो बच्चे ने जन्म लिया और 5-6 साल के बाद भी अगर वो टेस्टिस उसके शरीर उसके एब्डोमेन से बाहर नहीं आया, तो टेस्टिस उस टाइम पे डेड हो जाता है और वो फिर अंदर हमारे एब्डोमेन में और भी ज़्यादा दूसरी तरीके की इन्फेक्शंस या बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो टाइमली हो सके तो ऑपरेशन के ज़रिए उस डेड टेस्टिस को बॉडी से बाहर निकाल देना ही चाहिए। इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी का अगला जो एक मेन रीज़न हो सकता है वो टेस्टिकुलर इन्फेक्शन। हमारे टेस्टिस में कहीं इन्फेक्शन है, सिस्ट है या टेस्टिकुलर कैंसर हो चुका है, तो इसका भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए। इसके अलावा जो एक अगला इनफर्टिलिटी का मेन कारण आज की तारीख में बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही इस तरीके की हो चुकी है, वो है हमारे स्क्रोटम का टेम्परेचर हाई होना। क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर हमारी हैबिट हो चुकी है कि हम लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो अपना गोद में रख के यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर हम गोद में रख के हाथों से पकड़ के ही मोबाइल फ़ोन को ही यूज़ करते हैं। या हमारा एक्सपोज़र जो है हीट जहाँ से एमिट होती है, वो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वहाँ इंजन की हीट सीधा हमारे स्क्रोटम को के टेम्परेचर को बढ़ाती है।
या फिर आपने देखा होगा जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर्स होते हैं, जो करीबन 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यूअस ड्राइवर करते रहते हैं, एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो वहाँ इंजन की जो हीट है वो उसके स्क्रोटम के टेम्परेचर को बढ़ाती है। दोस्तों, जो हमारी स्पर्म की हेल्थ है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, वो लो टेम्परेचर पे ही सबसे अच्छी मेंटेन रहती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ना स्पर्म डैमेज हो जाता है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने ये लाइफस्टाइल को, हैबिट को सुधारें, और जितना हो सके खाना पीना भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में कम से कम मतलब खाना ऐसा लीजिए जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे हमारे नॉन वेज फूड आइटम हैं वो नेचुरली हॉट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, हॉट कैरेक्टरिस्टिक के, तो गर्म खाना कम से कम लीजिए। जितना ज़्यादा ठंडी तासीर का खाना आप लेंगे, आपके स्पर्म की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, वो है वेरिकोसिल या हाइड्रोसिल। ये वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल की अगर आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो पहले इसको करेक्ट कीजिए। ये वेरिकोसिल या हाइड्रोसिल क्या है, मैं अपनी आने वाली इनफर्टिलिटी रिलेटेड सीरीज़ में कभी किसी और वीडियो में आपको फिर बताऊंगा। इसके अलावा जो अगला रीज़न है क्रोमोजोनल या जेनेटिक डिफेक्ट, अगर क्रोमोजोम या जेनेटिकली हमारे अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो भी हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं, तो इसको अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगला जो इनफर्टिलिटी का रीज़न है वो एपिडाइमल इन्फेक्शन। जी हाँ, जहाँ पे हमारा स्पर्म मैच्योरिटी मतलब स्पर्म में आती है, वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स के पास जो एपिडाइमिस ट्यूब होती हैं, वहाँ पे हमारा स्पर्म 2 या 3 दिन तक मैच्योरिटी के लिए रहता है, और हमारी एपिडाइमल में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो भी हम जो है इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो वास डिफरेंस ट्यूब है वहाँ पे भी इन्फेक्शन है या ब्लॉकेज है, तो भी हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अपना फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो भी हम अपने आप को इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में ही पाएंगे। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, या प्रोस्टेट की आजकल आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ चुका है, ये सब क्या है हम आने वाली किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अगले कुछ मेन इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो रीजंस हैं, उन सब में पहला रीजन जो हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का। ये जनरली एक सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और सेक्स के दौरान अगर आपका पेनिस ठीक से टाइट नहीं है, उसमें टाइटनेस नहीं है, तो इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग बोलते हैं, और इस बीमारी को भी हमको प्रॉपरली दूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, ऑर्गेनिज्म से मतलब सेक्सुअल क्लाइमेक्स से पहले ही आपको सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, तो भी आप इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में ही आएंगे। या इनफ्रीक्वेंट सेक्स रिलेशन अगर आपका बनता है आज की टेंशन भरी लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में, मतलब हम अपना ओवल्यूशन डे लेडीज़ भूल जाती हैं कि कौन सा टाइम पूरे ओवल्यूशन साइकिल में कौन सा टाइम सबसे अच्छा है सेक्स करने का, कि ताकि करते ही बेबी कंसीव हो जाएं। वो अगर मिस हो जाता है या वो उसका हमको ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो भी इनफर्टिलिटी की वजह से परिवार आगे नहीं बढ़ता है। या फिर रेट्रोगेट इजैकुलेशन होता है कि भाई फिजिकल रिलेशन के दौरान हमारा सीमेन तो इजैकुलेट हुआ लेकिन वो बैकफ्लो हो गया, तो भी हम इनफर्टिलिटी की ही कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है हमारी बॉडीज़ में, तो भी हमारा स्पर्म क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा और हम इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेन बेसिक रीज़न है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन है, कंटिन्यूसली बनी रहती हैं, हम ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, या जो भी खा पी रहे हैं हमारा बॉडी उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है,
तो भी हम इनफर्टाइल की कैटेगरी में ही आएंगे। इसके अलावा टेंशन और स्ट्रेस, और ये तो दोस्तों आज की लाइफ में बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ बन गई है, हमारे लाइफ का एक पार्ट ही बन चुका है टेंशन और स्ट्रेस। कोशिश कीजिए अपने आप को खुश रखने की, जितना हो सके टेंशन स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने करीबन 15-16 जो पॉइंट आपको बताए मेल इनफर्टिलिटी के, ये सारे अगर आप ठीक कर लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ ये सारे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। नो डाउट कि आपको अच्छा खाना पीना तो ज़रूर है, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट तो ज़रूर लेनी है, एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, ज़रूरी है। साथ साथ आपको मतलब किसी मेल को अगर लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है, अर्ली डिस्चार्ज की दिक्कत है या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की दिक्कत है, ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए मैं घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ। आपको लहसुन का मुरब्बा हर रोज़ आधे से भी ज़्यादा चम्मच, ज़रा सा बिल्कुल मटर के दाने बराबर जितना, सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। लहसुन का मुरब्बा, ये लहसुन का मुरब्बा बनता कैसे हैं आप यूट्यूब की दूसरी वीडियो को ढूंढकर आप उसको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेक्सुअल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अर्ली डिस्चार्ज की या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की, इनको करेक्ट करने के लिए हो सके तो उड़द की दाल हफ्ते में 2 या 3 बार आप सुबह के नाश्ते में उड़द की दाल अपने घर में बनवाइए और उसको अपने नाश्ते में शामिल कीजिए। और हफ्ते में 2 दिन काफ़ी होता है, रेगुलरली करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके फाइबर रिच डाइट लीजिए, तो आपकी धीरे धीरे ये जो सेक्सुअल रिलेटेड जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की या अर्ली इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, लो स्पर्म काउंट वाली। और ये सब अगर आप इस इनफर्टिलिटी रिलेटेड किसी भी डिजीज़ से काफ़ी परेशान हैं, पीड़ित हैं, कई साल हो चुके हैं आपको ट्रीटमेंट लेते हुए, शादी को भी कई साल हो चुके हैं, हर तरीके से निराशा ही हाथ लगी है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप मेरे से आके मेरे क्लिनिक में मिलिए। मेरे क्लिनिक का पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों नमस्कार, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर इस वीडियो को उन्हीं के साथ कीजिएगा जो लोग वाकई ऐसी सेक्सुअल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, काफ़ी पैसा ख़राब कर चुके हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर और भी ज़्यादा आने वाली अच्छी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एकदम से पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।